गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल पे मैं हूं आपका दोस्त गौरव और हम स्टडी पोर्टल पे साइंस के अंतर्गत फिजिक्स व केमिस्ट्री की क्लासेस को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टडी पोर्टल जो चैनल है, आपको इस पर विभिन्न एग्जाम जैसे KBS, MBS, DSSB, CTET, बैंकिंग, SSC, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। साथ के साथ अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी, किस प्रकार से नोट्स मिलेंगे, कितना प्राइस होगा, सारी चीज़ें इस पर आपको बता दी जाएंगी। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो दोस्तों, जो आज हमने टॉपिक लिया है वो केमिस्ट्री के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जो टॉपिक है वो एक्चुअली में इससे पहले मैं मेटलर्जी मैंने एक वीडियो डाला है धातु कर्म करके, तो उसमें मैंने मेटल से संबंधित शुरू में बताया कि जो मेटल है वो उसमें मिनरल क्या होता है, फिर उससे ओर्स या अयस्क क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने उसमें बताया कि जो गैंग है वो क्या होती है, फ्लक्स क्या होता है, उसके बाद उन दोनों को मिला के जो स्लैग बनता है वो कैसे बनता है, वो मैंने थोड़ा बहुत बताया मेटल के बारे में। आज हम जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट मेटल्स और उनके जो कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जाती है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। साथ के साथ जो भी उस मेटल से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो हम सारी की सारी डिस्कस करेंगे। तो आप क्लास को स्किप मत कीजिएगा, पूरी तरीके से वीडियो को देखिएगा, अंत तक बने रहिए और ध्यान से देखिए। ठीक है ना। देखने में आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता, ना आपको पैसा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपना कंसंट्रेट बनाए रखें, वीडियो को लास्ट तक देखें और उसके बाद आपको चीजें समझ में आएगी। ओके, तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज हम जो है वो अलग अलग धातुओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है प्रमुख धातुओं और उनकी यौगिक में डिस्कस करेंगे सोडियम या Na। ठीक है। जो सोडियम है या Na है वो क्या है, एक चांदी के समान चमकने वाली जो धातु है और साथ के साथ ये काफी क्या होती है, मुलायम होती है। ठीक है ना। तो ये एक ऐसी धातु है जो काफी क्या होती है, मुलायम या सॉफ्ट है। ये इतनी सॉफ्ट है कि इसे क्या होता है, चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो इतनी सॉफ्ट समझ सकते हो आप कितनी सॉफ्ट ये मेटल है जो कि चाकू से भी इसको काटा जा सकता है। तो सोडियम ये है और ये बिल्कुल सफेद चमकती है जैसे कि चांदी की तरह चमक होती है इसमें। ठीक है, अब इसके हम निष्कर्षण की बात करें, अगर प्रकृति में अगर पाए जाने की बात करें तो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन ये अपने जो उसके यौगिक हैं उनके रूप में पाया जाता है। जैसे कार्बोनेट हो गया, सल्फाइड हो गया, ठीक है, आपके क्लोराइड हो गया, इन सब यौगिकों के रूप में पाया जाता है। तो प्रमुख रूप से जो अयस्क हैं इसके, जिससे कि निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निष्कर्षण होता है, वो है आपका सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विद्युत अपघटन से। ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है कास्टिक सोडा इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये इसका मुख्य एक तरह से अयस्क बोल सकते हैं आप। इसका जब विद्युत अपघटन किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इसको तोड़ा जाता है, तो तब क्या होता है, ये जो सोडियम है वो अलग हो जाता है और OH अलग हो जाता है। तो सोडियम को हम प्राप्त कर लेते हैं, सोडियम इस NaOH की सहायता से। ठीक है ना। अब इसके उपयोगों की बात कर लेते हैं। उपयोग जो होते हैं, जो सोडियम है उसका यूजेस जो है वो एक तो जो नाभिकीय जो अभिक्रिया है उसमें नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। यानी अभिक्रिया को स्लो करने के काम में आता है। ठीक है ना। उसके अलावा जो सोडियम है वो आता है आपका एंटी नॉकिंग एजेंट बनाने में। ठीक है ना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी नॉकिंग एजेंट, ये क्या होता है कि जो पेट्रोल वगैरह है वो जब निम्न ताप पे अगर कहीं जाते हैं तो पेट्रोल वगैरह ये क्या होता है, जमने की संभावनाएं होती है। तो अगर इसलिए इसमें एंटी नॉकिंग एजेंट को मिला दिया जाता है ताकि क्या हो, लोअर टेम्परेचर पर जो है इंजन जमे ना, उसमें पेट्रोलियम जो पदार्थ है वो जमे ना, ठीक है ना। तो उसके लिए उसमें एंटी नॉकिंग एजेंट मिलाते हैं जिसमें कि सोडियम का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन लेबोरेटरी में यूज होती है उसमें भी सोडियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है ना। अब हम इसकी बात करेंगे इसके यौगिक की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके प्रमुख यौगिक की बात कर लेते हैं। प्रमुख यौगिक जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यौगिक में आपको सबसे पहले तो एक याद रखना है NaOH, जिसको आप कहते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। उसके बाद होता है इसमें Na2CO3 10H2O, ये जो सोडियम कार्बोनेट है 10H2O के साथ, इसको कहते हैं आप धावन सोडा या धोने का सोडा। उसके बाद आता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, यह सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहते हैं आप खाने का सोडा, जो खाने में प्रयोग होता है, खाने का सोडा या बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसके अलावा NaCl आप सब जानते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये क्या होता है, साधारण नमक, इसका सूत्र क्या होता है, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, ठीक है ना। और उसके अलावा होता है एक NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये इसको बोला जाता है चिली साल्टपीटर। चिली साल्टपीटर, चिली साल्टपीटर इसलिए कि चिली और पेरू में ये जो सोडियम नाइट्रेट है ये समुद्र किनारे बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए इसको चिली साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये है आपका सोडियम और उसके प्रमुख यौगिक। ये जो है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उसमें आप कंफ्यूज मत होना, धावन सोडा कौन सा कास्टिक सोडा कौन सा, बेकिंग सोडा, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं खाने के सोडे को, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखनी है इतनी सारी चीजें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है आपका मैग्नीशियम या Mg, ठीक है। तो जो Mg है वो भी जाहिर सी बात है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, और ये इसके क्लोराइड और सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाता है। इसका जो मुख्य निष्कर्षण होता है या एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन, वो कौन सा एस्क से होता है, इसका प्रमुख जो एस्क है उसका नाम है कार्नालाइट। तो कार्नालाइट जो एस्क है उससे इसका निष्कर्षण होता है। साथ के साथ जो है ये पाया जाता है किसमें, क्लोरोफिल। पेड़ पौधों में जो हरा पिगमेंट होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल में जो है वो मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये है आपका। अब हम इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। अगर हम उपयोग की बात करें तो जो मैग्नीशियम है उसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में, जो कि लेबोरेटरी में बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या फॉर्मूला होता है, RMgX, जहां पे X क्या है, एक हेलोजन। तो ये ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है ये बहुत सारी जो रिएक्शन है उनमें यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है वो मैग्नीशियम का यूज जब देखा गया है वो है आपके मैग्नीशियम का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है, और इसकी जो एक मिश्र धातु है वो काफी फेमस है। मिश्र धातु
बनाने में इसकी जो फेमस मिश्र धातु है वो है मैग्नीलियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो मिश्र धातु है इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम प्लस आयरन प्लस कॉपर, इतने सारे जो मेटल्स हैं वो मिक्स होके बनाते हैं मैग्नीशियम धातु। और ये धातु इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या होती है, काफी हल्की होती है और इसका उपयोग किया जाता है वायुयान के पार्ट्स बनाने में। ठीक है ना, वायुयान के पार्ट्स बनाने में, तराजू बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो इसीलिए ये मैग्नीशियम जो धातु है वो इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। इसके कुछ यौगिक, यौगिक तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसके यौगिकों में आपको एक ही इंपॉर्टेंट यौगिक याद रखना है जो कि पूछा जाता है, अब वो मैं बता देता हूँ। इसके यौगिकों में आपको इंपॉर्टेंट जो यौगिक याद रखना है वो है MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस। ये जो है इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और इस वजह से ही ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में आपको ये याद रखना। बाकी मैग्नीशियम कार्बोनेट, सल्फोनेट ये तो साधारण यौगिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका मैग्नीशियम है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे सोडियम मैग्नीशियम के पास, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना होता है, परमाणु क्रमांक 13, Al से डिनोट करते हैं, है ना, ये आपको पता है। एल्यूमिनियम जो है वो आपको स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं होता है, इसके यौगिकों के रूप में प्राप्त होता है। इसका जो मुख्य अयस्क है वो क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉक्साइट। बॉक्साइट या बॉक्साइट, तो जो बॉक्साइट है इसका नाम बॉक्साइट इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले फ्रांस के बाक्स नामक स्थान पर हुई। जो फ्रांस है उसके बाक्स नामक स्थान पर इसका सबसे पहले इसकी खोज हुई थी बॉक्साइट की, इसीलिए इसका नाम बॉक्साइट पड़ा। और ये प्रमुख अयस्क है किसका, एल्यूमिनियम का, यानी एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन का। ठीक है ना, उस अगर हम उपयोग की बात करें एल्यूमिनियम की, तो आप सब जानते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, एक बहुत अच्छा हीट का कंडक्टर है, बहुत अच्छा सुचालक है। तो इस वजह से हीट जो है एल्यूमिनियम जो है उसका इस्तेमाल होता है किसमें, तारों के, तार निर्माण में, जो इलेक्ट्रिक वायर होती हैं, उसके अलावा विद्युत उपकरणों में इस्तेमाल होता है। विद्युत उपकरण में बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसमें यूज होता है। जो एल्यूमिनियम है उसका जो दूसरा प्रयोग होता है वो बर्तन बनाने में होता है। तीसरा होता है इसका विद्युत लेपन या फॉइलिंग में, फॉइलिंग में आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम की जो पतली शीट्स हैं, फॉइल हैं, वो यूज की जाती हैं किसके, खाने को सेव करने के लिए या किसी भी प्रकार के एक तरह से कवर करने के लिए। ये सिगरेट के पैकेट्स में भी यूज होता है, सिगरेट के पैकेट को रैप करने के लिए ये यूज होता है, कौन सा, एल्यूमिनियम फॉइल, क्योंकि ये मॉइस्चर को अंदर नहीं जाने देता है। ठीक है, तो ये है आपका एल्यूमिनियम जिसका प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। उसके अलावा जो एल्यूमिनियम है उसमें आपको याद रखना है इसकी एक मिश्र धातु जिसका नाम है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। इसकी मिश्र धातु है उसका नाम है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, जो बनती है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर। और इसका जो निर्माण होता है वो सिक्के बनाने में होता है, सिक्के, बर्तन, इन सब चीजों में इस्तेमाल होती है ये धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। ठीक है ना, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। तो ये है आपका। चलिए आगे चलते हैं। इसमें इसके 2-3 अयस्कों के नाम भी आपको याद रखने हैं प्रमुख रूप से। एक तो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड
इसी को कहते हैं आप एल्यूमिना। एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है इसमें इंपॉर्टेंट, इसका जो पूछा जाता है वो है पोटास एलम। ठीक है, ये है आपका K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्या, आपका फिटकरी। ठीक है ना। तो ये फिटकरी का जो फॉर्मूला है ये कई बार पूछा जाता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये जो फिटकरी है इसका इस्तेमाल वेरियस इसके यूजेस हैं, जैसे कि आप जले कटे और पे जो जला कटा होता है उसको रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, आपको पता है। उसके अलावा छाले वगैरह दूर करने में, ऐसे वेरियस इसके यूजेस हैं फिटकरी के। ठीक है ना। तो फिटकरी बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है, इसका आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, ये है आपका। तो ये इतने दो आप इसके यौगिक याद रखेंगे तो काफी है। ठीक है, उससे ज्यादा इसमें पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट जो है इसका वो है कैल्शियम। Ca। ठीक है, तो अगर हम इसके निष्कर्षण की बात करें तो आप जानते हैं कि जो कैल्शियम है वो क्या है, हमारी जो बॉडी है उसमें जो हमारी हड्डियां हैं उसका एक प्रमुख तत्व है कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो हड्डियां क्या होने लग जाती हैं, कमजोर पड़ने लग जाती हैं और आसानी से क्या हो सकती हैं, टूट सकती हैं, या उनमें एक तरह से वो क्षय उनका होने लग जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी शरीर में आपको पता है डॉक्टर क्या है, कैल्शियम की गोलियां देता है अगर किसी भी प्रकार से हड्डियों में कोई दर्द है या हड्डियों में कमजोरी आ रही है। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। कैल्शियम जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है आपका किसमें, हरी सब्जियों में, है ना। हरी सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। ठीक है, अब इसकी जो मुख्य अयस्क की बात करें तो वो है कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड और फ्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड और फ्लोराइड, इन दोनों से ही क्या होता है, ये कैल्शियम जो है वो मुख्य रूप से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर हम उपयोग की बात करें, तो जो कैल्शियम है वो यूज होता है प्रमुख रूप से एल्कोहल से पानी को हटाने में। ठीक है ना, एल्कोहल के शुद्धिकरण के दौरान उसमें कुछ न कुछ पानी का एलिमेंट रहता है, उसको हटाने के लिए हम जो है वो कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है आपका धातु निष्कर्षण में। धातु निष्कर्षण यानी मेटलर्जी, धातु को निकालने में उस जो है उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे जो एलिमेंट्स जो धातुओं के अंदर रह जाते हैं उनको अलग करने में भी इसका इस्तेमाल होता है, या कैल्शियम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर हम उसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा इसके प्रमुख यौगिकों की बात कर लेते हैं। प्रमुख इसके यौगिक इसमें इसके हैं, एक तो है आपका सिंपल, वो है CaO, है ना। यह है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आप कहते हैं लाइम या चूना। अगर मैं इसमें वाटर मिला दूं तो ये हो जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, है ना। तो उस स्थिति में ये बुझा हुआ चूना कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बुझा हुआ चूना। ठीक है ना। उसके बाद जो तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है कैल्शियम कार्बोनेट 2H2O, कैल्शियम कार्बोनेट 2H2O। तो कैल्शियम जो कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट है ये CaSO4, कैल्शियम सल्फेट 2H2O वाटर के मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं आप
जिप्सम। और अब जब हम इसको गर्म करते हैं तो उसके बाद ये होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O में बदल जाता है, और इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि जो हड्डियां हैं जब वो क्रैक होती है तो उस टाइम पे जो है वो प्लास्टर जो यूज होता है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा चूने में इस्तेमाल होता है, बहुत सारे जगह पे पेंटिंग में इसका इस्तेमाल होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। ठीक है ना। तो ये इसके प्रमुख यौगिक हो गए। उसके अलावा इसका एक और इंपॉर्टेंट यौगिक है CaClO का होल ट्वाइस, जिसका नाम है आपका विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। तो जो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण है वो है CaClO का होल ट्वाइस। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जो है वाटर की शुद्धिकरण के लिए आपने देखा होगा कि ब्लीचिंग पाउडर को डाल देते हैं उसमें, तो इसलिए इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज होने के कारण ये पूछ लिया जाता है। तो ये है CaClO का होल ट्वाइस, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। तो इस तरीके से ये कैल्शियम के मैंने आपको इंपॉर्टेंट यूजेस और उसके आपको यौगिक मैंने बता दिए। ठीक है। तो चलते हैं आगे। कैल्शियम हो गया। उसके बाद मैग्नीज। मैग्नीज एटॉमिक नंबर होता है 25। मैग्नीज जो है उसमें आपको बस इसका अयस्क याद रखना है जिससे ये निकाला जाता है, और वो अयस्क है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, वो है पाइरोलुसाइट। पाइरोलुसाइट। और साथ के साथ आपको इसमें ये भी याद रखना है इसका एक यौगिक जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। इसको जाना जाता है किसके नाम से, लाल दवा के नाम से। ठीक है। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो ये होता है ये एक ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजर, यानी कहीं पे भी जो केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन होता है तो ज्यादातर जगह पे जो है वो KMnO4 लाल दवा का इस्तेमाल होता है। ये आपने देखा भी होगा रिएक्शंस में कई बार। ठीक है ना। तो ये है आपका मैग्नीज। ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो तत्व है वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका आयरन या लोहा। लोहा। लोहा जो है वो आप सब जानते हैं, वैसे तो मैंने इसके नाम आपको बता रखे हैं लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। इसका जो निष्कर्षण होता है ये दो प्रमुख अयस्क हैं, वो है एक है इसका लाल हेमेटाइट, हेमेटाइट, और दूसरा है मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दो इसके अयस्क जो है वो निष्कर्षण इनसे होता है। उसके बाद जो इसमें हम इसमें याद करेंगे इसकी जो प्रकार है लोहे के, तो इसमें लोहे के अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें ढलवां लोहा। ठीक है ना। ढलवां लोहा जिसको आप कहते हैं कास्ट आयरन। ये क्या है, सबसे निम्न स्तर का, सबसे निम्न स्तर का लोहा। इसमें जो कार्बन है उसका परसेंटेज है 2 से 2.5% तक। इस वजह से जो है कार्बन का जो परसेंटेज है वो ज्यादा होने के कारण जो है ये अच्छा लोहा नहीं होता है। ये काफी क्या होता है, कठोर तो होता है लेकिन क्या होता है, भंगुर होता है।
भंगुर का मतलब होता है कि इसमें छिद्र युक्त होता है, साथ के साथ अगर इसमें छिद्र युक्त होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नमी को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और जंग पकड़ने की संभावना ज्यादा होगी, जंग के कारण खराब हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो हमारा टाइप होता है लोहे का वो है दूसरा पिटवा लोहा या रॉथ आयरन। ये जो पिटवा लोहा है ये अपेक्षाकृत क्या होगा, शुद्ध होगा, और ये ढलवा लोहे से निर्मित, कास्ट आयरन जो है उससे ये निर्मित किया जाता है। इसमें मात्र 0.5 से 0.25% कार्बन की जो है प्रेजेंट होती है, इस वजह से ये होता है, ये काफी शुद्ध लोहा माना जाता है। ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। कुल मिला के आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो ये है आपका पिटवा लोहा। नेक्स्ट जो लोहा होता है वो होता है आपका स्टील या इस्पात स्टील। तो ये क्या होता है, एक एलॉय है स्टील, जिसमें क्या होता है, लोहा प्लस कार्बन, इन दोनों को मिक्स करके क्या बना देते हैं, एलॉय बना लेते हैं। और इसमें भी एक अच्छी क्वालिटी आती है, वो है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टेनलेस जो स्टील होता है वो होता है आपका 15% क्रोमियम मिक्स, यानी कि लोहे के अंदर जो है वो 15% क्रोमियम मिला देते हैं। इसके कारण से ये क्या हो जाता है, काफी कठोर और क्या हो जाता है, साथ के साथ चमकीला भी होता है और जंग नहीं लगता है। समझ गए। तो इस प्रकार का जो होता है स्टेनलेस स्टील, इसका इस्तेमाल होता है ब्लेड बनाने में, आपके बर्तन बनाने में, है ना, और कई जगह जो स्टील की प्लेट्स लगती हैं, चदरें लगती हैं मकानों पे या इधर उधर, उनका इस्तेमाल। तो ऐसी, क्योंकि वहां पर हमें ऐसी स्टील की जरूरत होती है जिसपे जंग न लगे, तो इसीलिए हम उसमें 15% क्रोमियम को मिक्स करते हैं, जो कि स्टेनलेस स्टील होता है, जंग फ्री स्टील होता है। ठीक है ना, तो ये है आपका वैरायटी ऑफ आपका आयरन। इसमें जो इसके यौगिकों की बात करें तो यौगिक है इसके, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जो यौगिकों में देख लेते हैं फिर भी एक दो इंपॉर्टेंट यौगिक कौन कौन से हैं इसके। फेरस सल्फेट यौगिक की बात करें तो फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है, और फेरिक सल्फाइड FeS, इसको हम कहते हैं झूठा सोना। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो सोने की तरह ही चमक होती है फेरस सल्फाइड में, और इसीलिए इसको बेवकूफों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है। लास्ट में एक चीज याद रखना है आपको, आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया, है ना। आप सब जानते हैं कि जो हमारा ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन जो होता है उसका एक प्रमुख पिगमेंट है क्या, आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है, अगर आयरन की कमी हो जाए तो हमें एनीमिया रोग हो सकता है, क्योंकि ब्लड में आयरन की प्रेजेंस हीमोग्लोबिन के अंदर होनी जरूरी है। समझ गए। तो ये है आपका आयरन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है आपका जिंक। जिंक या जस्ता। ठीक है, तो जिंक अगर हम बात करें तो अगर हम इसके निष्कर्षण की बात करें, जिंक या जस्ता जो है वो वैसे तो इसके सल्फाइड और उसके बहुत सारे अयस्क हैं, इसके क्लोराइड है, सल्फाइड है, लेकिन इसका जो मुख्य निष्कर्षण है या अयस्क है वो है आपका जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड या ZNS, ठीक है ना, जिंक ब्लेंड या ZNS।
इसका जो उपयोग है वो जिंक चूर्ण के रूप में होता है। उपयोग या यूसेज, यूसेज है आपका जिंक चूर्ण पाउडर जो है वो रासायनिक क्रियाओं में इस्तेमाल होता है। ठीक है, बहुत सारी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें इस्तेमाल होता है जिंक चूर्ण का या जिंक पाउडर का। उसके अलावा जो इसके यूजेस हैं वो है आपका जो मिश्र धातु है, जैसे कि पीतल हो गया, है ना, पीतल हो गया आपका, कांसा हो गया, इनको जैसी मिश्र धातु में, मतलब ये सारे जो एलॉय हैं उसमें इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो तीसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज है वो है गैल्वनीकरण। मैंने आपको बताया था कि लोहे पर जो है वो अगर जंग से उसको बचाना है तो उस पर क्या होता है, या तो पेंट करते हैं या ग्रीस वगैरह लगाते हैं या लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। साथ के साथ उसमें क्या करते हैं, उसके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं उसकी जिंक की। तो उसको हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वनीकरण। ये पूछा जाता है कि परत काहे की चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर, तो आपको याद रखना है जिंक की परत, जस्ते की परत को चढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है ना, ये है आपका जिंक। चलते हैं आगे। आगे जो नेक्स्ट हमारे पास हमने जिंक का, अच्छा ये कॉपर रह गया, तो कॉपर भी देख लेते हैं। कॉपर या तांबा, ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि जो तांबा है उसकी वो जो है वो हमारी क्या है, एक प्राचीन धातु है। आदि मानव जो हमारे थे उन्होंने सबसे पहले तांबे की ही खोज की थी, और इस कारण से उन्होंने फिर जो प्रारंभिक रूप से हथियार पाए गए हैं, जो बर्तन है, वो सारे के सारे किससे बनते हैं, तांबे से ही बने हुए। ठीक है, और जो तांबा है वो उसकी जो एलॉयज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जाती हैं। जैसे कि इसकी इंपॉर्टेंट एक एलॉय है कांसा, तो कांसे के नाम पर एक पूरी सभ्यता है जिसका नाम है कांस्यकालीन सभ्यता। ठीक है ना, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है तो उसमें आपने सुना होगा कांस्यकालीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज। तो वो क्या थी, वो इसी की एक मिश्र धातु है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर हम इसका अयस्क की बात करें तो मुख्य अयस्क है इसका कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट जो है इसका एक मुख्य अयस्क है जिससे इसका निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें इसकी यूजेस बता देता हूं मैं। यूजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर के। इसका जो उपयोग है वो है तारों में, तार बनाने में कॉपर के। उसके अलावा सिक्के, फिर बर्तन निर्माण, है ना, ये इसके यूजेस हैं। उसके अलावा जो कॉपर है उसका यूज होता है आपका विद्युत लेपन में। ठीक है, विद्युत लेपन का मतलब जो टांके वगैरह लगते हैं इलेक्ट्रॉनिकली उसमें यूज होता है। ठीक है, और इसकी जो है सीड्स भी बनाई जाती हैं कॉपर की। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें इसके मिश्र धातु जो है वो हम पढ़ लेते हैं। जो इसकी मिश्र धातुएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिश्र धातुएं, एलॉयस, तो मिश्र जो धातु है इसकी सबसे पहले वो है आपका पीतल या ब्रास। ठीक है, जो ब्रास है वो है आपका कॉपर प्लस जिंक, है ना। कॉपर और जो जिंक है उसको जब मिक्स करते हैं तो उससे बनता है पीतल या ब्रास। नेक्स्ट है आपका ब्रॉन्ज, जिसको आप कहते हैं कांसा, कांस्य पदक सुना होगा आपने। ब्रॉन्ज
जो ब्रॉन्ज है वो है आपका कॉपर प्लस टिन Sn, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका जर्मन सिल्वर। इसका भी पूछा जाता है क्या क्या इसमें होता है, तो इसमें होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकिल, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो है आपका गन मेटल। गन मेटल जो है उसमें होता है आपका कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन। Sn किसका होता है, टिन का। इस प्रकार से ये जो चारों है वेरी इंपॉर्टेंट आपके एलॉयज हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर और गन मेटल, इसमें जर्मन सिल्वर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये मिश्र धातुएं अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी वो है आपका, इसके यौगिक भी देख लेते हैं। यौगिक कॉपर के यौगिक हैं इसके क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl3 CuSO4 है ये, सॉरी, क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट, इसको हम कहते हैं नीला थोथा। इंग्लिश में कहते हैं आप इसको विट्रियोल नीला थोथा। जो ये है इसका इस्तेमाल होता है आपका कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें आपको यही बहुत है, एक बहुत है इसका, ठीक है ना। इसके अलावा इसका एक है और वो भी देख लेते हैं, वो मिक्स एलॉय है, वो है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड होता है आपका एलॉय कॉपर प्लस एल्युमिनियम। तो ये भी जो है वो एक तरह से चमकीली धातु है सोने की तरह। तो इससे नकली जो ज्वेलरी होती है सस्ती वाली, वो जो कई बार इस्तेमाल होती है, वो जो है वो इसी से बनाई जाती है, रोल्ड गोल्ड, कॉपर प्लस एल्युमिनियम को मिक्स कर, ठीक है ना। तो ये है आपका कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम आपके सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर, चांदी, इसका जो सूत्र है वो क्या होता है, Ag होता है। इसका जो निष्कर्षण होता है वो किससे होता है, अर्जेंटाइट। अयस्क का नाम है अर्जेंटाइट, ठीक है। अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो चांदी के वेरियस यूजेस हैं। एक तो चांदी जो है वो क्या होता है, बहुत अच्छा सुचालक होता है विद्युत का, तो इसलिए जो महंगे वाले तार होते हैं वो चांदी के या सिल्वर के बनाए जाते हैं। उसके अलावा सिल्वर जो सिल्वर फॉइल होती है उसका इस्तेमाल कई जगह होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर जो है वो आपका पारंपरिक रूप से सिक्के बनाने में, बर्तन बनाने में इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो ये है, इसका लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिल्वर में आपको इसका क्या याद रखना पड़ेगा, हाँ, इसके अंदर इसके यौगिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। यौगिक है इसके सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर क्लोराइड AgCl और सिल्वर आयोडाइड AgI। तो AgI जो है ये इस्तेमाल होता है आपका कृत्रिम वर्षा करने में, ठीक है ना। आर्टिफिशियल रेन जो है वो जब बादलों पे को मिसाइल से दाग के, और उस मिसाइल के अंदर जो है वो AgI भरा होता है, सिल्वर आयोडाइड, जो कि क्या करता है, बादलों को न्यूट्रलाइज करके बारिश करवा देता है, ठीक है। तो कृत्रिम वर्षा में यूज होता है, ठीक है, ये याद रखना आपको। और उसके अलावा सिल्वर नाइट्राइट, ये तो याद रखना ही है, AgNO3, ठीक है। तो ये है आपके सिल्वर के कुछ यौगिक, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे गोल्ड की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है गोल्ड। इसका जो
सिंबल होता है वो होता है AU। ठीक है, तो जो दुनिया है उसमें जो है गोल्ड आपको पता है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में, USA में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, चाइना में भी कुछ हद तक पाया जाता है। भारत में अगर मैं बात करूं तो विश्व का मात्र 2% जो है गोल्ड भारत में पाया जाता है, जहां भारत में बहुत सारी जैसे कोलार की खान है, तो इस प्रकार की जो खानें होती है उसमें पाया जाता है 2%। लेकिन भारत जो है वो गोल्ड का सबसे बड़ा एक तरह से कंजम्पशन करता है, या उसका एक तरह से सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, किसका, गोल्ड का। ठीक है, और जो गोल्ड है उसके जो अयस्क है वो है आपका गोल्ड, इसका जो अयस्क है वो है आपके खानों में विभिन्न प्रकार के जो इसके अयस्क हैं, ऑरेट क्लोराइड AuCl3, ऑरेट क्लोराइड, यानी कि ये जो खान होती है उसमें बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्म में पाया जाता है, उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, इसकी अगर मैं शुद्धता की बात करूं गोल्ड की, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो शुद्ध सोना है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और वो कितना होता है 24 कैरेट होता है। ठीक है, लेकिन जो शुद्ध सोना है उसको उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते, तो जो सामान्यतः यूज होता है वो सोना होता है 22 कैरेट का, जिसमें 20 कैरेट तो सोना होता है, दो जो भाग इसमें डाला जाता है वो तांबे का डाला जाता है, तांबा, ताकि वो क्या हो जाए, एक तरह से मजबूत बन जाए, जिस भी शेप में हम उसको ढालना चाहें उसको ढाल सकते हैं। इसके कारण हम तांबे के मिक्स होने के कारण वो एक तरह से एलॉय बन जाएगा। ठीक है ना, तो उसका इस्तेमाल फिर आभूषण बनाने में आपका किया जाता है। अगर मैं गोल्ड के यूजेस की बात करूं तो गोल्ड का यूजेस जो है वो न केवल ज्वेलरी बनाने में, बल्कि में इसका और भी फील्डों में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि आर्किटेक्चर जो फील्ड है उसमें इसकी जो गोल्ड की कई बार गोल्ड वर्क, कई स्थानों पर जो है वो डिमांड होती है कि यहाँ पे गोल्ड का वर्क कीजिए, वो चाहिए। फिर भी कई स्थान पर जो है वो प्रिंटिंग में इसकी डिमांड होती है कि हमें इसको गोल्ड में छपवाना है, तो गोल्ड का वहाँ इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कई लोग नकली जो दांत होते हैं उसको भी गोल्ड का बनाते हैं, गोल्ड जो फिलिंग होती है उसको गोल्ड की करते हैं। ऐसे वेरियस जो फील्ड हैं उसमें गोल्ड का यूज होता है। ठीक है ना, तो गोल्ड के वेरियस यूजेस हैं, और 24 कैरेट जो गोल्ड है वो पूरी तरह का शुद्ध माना जाता है। ठीक है ना, इसके यौगिकों में आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक यौगिक आपको याद रखना है, वो यौगिकों में इसके FeS2, ये एक गोल्ड की तरह दिखने वाली धातु होती है, इसको कहते हैं हम झूठा सोना या बेवकूफों का सोना। ठीक है ना, ये एकदम गोल्ड की तरह ही दिखती है लेकिन गोल्ड होता नहीं। ठीक है ना, ये है आपका इसको हम कहते हैं आयरन पायराइट्स। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं पायराइट्स। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है आपका, यहां पर ये मैंने लिखा हुआ है पारा, पारा या Hg, मरकरी जिसको आप कहते हैं। जो पारा है उसका जो मुख्य अयस्क है वो है आपका सिनेबार। ठीक है, सिनेबार। और जो पारा है वो मुख्य तरह जो इस्तेमाल होता है, उपयोग की बात कर लें, वो होता है आपका थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है ना। उसके अलावा जो पारा है वो होता है इस्तेमाल आपके इसमें जो दाब मापने का होता है वो होता है बैरोमीटर। ठीक है, थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है, बैरोमीटर में इस्तेमाल होता है। जो पारा होता है उस अगर बैरोमीटर में पारा एकदम से नीचे जाता है तो वो इसके खराब मौसम का एक तरह से संकेत होता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें ये आपको याद रखना है। इसके यूजेस में एक और इम्पोर्टेंट यूज होता है वो है आपका अमलगम, अमलगम बनाना। अब ये क्या होता है, ये धातुओं के साथ
अभिक्रिया करके मरकरी जो है वो एक प्रकार का एक घोल बनाती है, उस घोल को ही हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। जैसे जिंक जो है उसके साथ जब ये मिक्स होती है तो इसको ZnHg ये एक घोल बना लेता है, और इस घोल को कहते हैं आप जिंक अमलगम घोल, जिंक अमलगम। ठीक है, बहुत सारी धातुओं को घोलने के काम में आता है जिंक अमलगम। केवल और केवल जो है ये लोहे के साथ या आयरन के साथ अमलगम नहीं बनाता है। इस वजह से जो है हमेशा मरकरी को जो है वो लोहे के बर्तन में रखा जाता है, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, अमलगम नहीं बनाता। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि उसको लोहे के बर्तन में क्यों रखा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका पारा मरकरी। बाकी आपने देखा है डॉक्टरी थर्मामीटर में पारे का यूज होता है, ये सब मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इसका हमारे पास धातु है उसमें आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। लेड Pb, इसका आपको बस अयस्क याद रख लेना है, क्योंकि इसका अयस्क कई बार पूछा जाता है। इसका जो अयस्क है वो है आपका गैलेना। ठीक है, तो अयस्क है इसका गैलेना। ठीक है, उसके अलावा जो लेड है उसका जो है वो, बट इसमें ये एक चीज और है कि जो लेड है उसके पाइप्स जो है वो नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि जो लेड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एक जहरीला पदार्थ बनाता है। ठीक है, लेड ऑक्साइड, जो कि काफी टॉक्सिक होता है, तो इस वजह से लेड के जो है वो पाइप नहीं बनाए जाते। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास धातु है और अंतिम है वो है आपका यूरेनियम। यूरेनियम, यू। ठीक है, तो यूरेनियम या यू से डिनोट करते हैं। ये एक कैसा है, दुर्लभ तत्व है, और साथ के साथ ये क्या है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, प्रकृति में जो है यूरेनियम का वो वेरियस यूजेस है। जैसे कि इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है आपका परमाणु भट्टी में, परमाणु भट्टी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, हैबर प्रोसेस में जब अमोनिया बनाया जाता है, हैबर प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है, उत्प्रेरक के रूप में, यानी हैबर प्रोसेस से जो अमोनिया बनाया जाता है उसमें एज ए कैटलिस्ट इसको यूज किया जाता है, यूरेनियम। ठीक है ना, यूरेनियम कार्बाइड मेथड उसको कहते हैं, इसमें अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है इसका यूज जो होता है वो होता है आपके दवाई जो इंडस्ट्री है वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसमें आपको याद रखने हैं इसके समस्थानिक, यूरेनियम के आइसोटोप। अभी बताता हूं मैं आपको, इसके जो समस्थानिक है या आइसोटोप्स, इसके जो है तीन मुख्य मतलब तीन ही समस्थानिक पाए जाते हैं। मुख्य क्या, एक तो होता है 92 यूरेनियम 234, 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238। तो सामान्यतः जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में ये वाला पाया जाता है, 238 वाला। लेकिन ये जो होता है ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है, और ये जो दो होते हैं 34 और 35, ये रेडियो एक्टिव होता है। जिसमें से भी जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें एज ए फ्यूल जो है वो 92 यूरेनियम क्या है 235 का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों रेडियो एक्टिव है। जिसको ये नहीं पता कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें मैंने रेडियो एक्टिविटी के पूरे चैप्टर को पढ़ा था, तो आप जाके प्लेलिस्ट में उस चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है ना, तो वहां पे आपको रेडियो एक्टिविटी समझ में आ जाएगी। ओके, तो फाइनली हमने ये इसका निकाल दिया। हाँ, इसमें मैं एक चीज बताना भूल गया, इसके यौगिक कौन सा है ये तो मैं बताया नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका अयस्क, सॉरी, जिससे इसका निष्कासन होता है वो है अयस्क, और इसका जो अयस्क है वो है आपका पिच ब्लेंड।
ठीक है ना। जिंक का था जिंक ब्लेंड और इसका है पिच ब्लेंड, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि इसका नाम पिच ब्लेंड है, ठीक है। तो फाइनली भाई हमने इतनी सारी जो चीजें हैं वो डिस्कस की हैं। साथ के साथ इसमें ये याद रखना कि यूरेनियम को क्या कहा जाता है, मेटल ऑफ होप कहा जाता है, यानी आशा धातु कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनर्जिक है। भविष्य में इसको एक एज ए फ्यूल का इस्तेमाल देखा जाता है, इसलिए इसको आशा धातु कहा जाता है, ठीक है। तो फाइनली भाई हमने ये सारे जो मेटल्स हैं इतने सारे, इनके सारी चीज जो है डिस्कस की, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। आप इसको एक बार घर पे देखिए, नोट्स जो चाहिए तो नोट्स के लिए आप इस पर संपर्क करते रहें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आज आया होगा। आप इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ, हम साइंस को बारी बारी से यहाँ पर आपको कंप्लीट करके देंगे, ठीक है ना। अब ज़्यादा लेक्चर इसमें बचे नहीं है और फिजिक्स में भी 2-4 ही लेक्चर बचे हैं। उसके बाद हम कुछ नया टॉपिक जैसे कंप्यूटर है वो स्टार्ट करेंगे, या CDP बाल विकास जो है उसका भी मैंने पूरा एक लेक्चर सीरीज चला रखी है, उसको भी आप देखते रहिए अगर जिसको ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप लोग बने रहिए। थैंक यू सो मच।